Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9 Kings and Chronicles. Today's our topic is the production of chronicle. यानी जो chronicles थी, इतिवृत्तियाँ थी, उनकी रचना कैसे की गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इससे पहले क्या है, मुगल एम्पायर के बारे में बताया गया कि मुगल एम्पायर कैसे थे, उनका एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या है, क्रोनिकल के अंदर कैसे दिया गया है, उनके बारे में बताया. अब उनके द्वारा जो क्रोनिकल्स थी उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, कौन सी उन्होंने सेलियोग्राफी यूज की थी, इन सब बातों के बारे में क्या है हम या टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो अपना टॉपिक है द प्रोडक्शन ऑफ क्रोनिकल्स, यानी जो क्रोनिकल्स थे, जो इतिवृत्तियाँ थी, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती थी. तो मुग़ल एम्पायर के अंदर आपको बताया कि हर चीज़ को मतलब एक तरह से वो राइट करवाना चाहते थे. मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं, अकबर के टाइम है तो अकबर ये चाहते थे कि उनके टाइम के अंदर जिस तरह से उन्होंने एडमिशन चलाया है, जिस तरह से उनकी मतलब जो फेमस हो रहे हैं वो कि दूसरे स्टेट के ऊपर या दूसरे जो छोटे छोटे इंडिया के आसपास, क्योंकि आपको पता उस टाइम कई पार्ट्स में डिवाइडेड था, उसके ऊपर किस तरह से वो कंट्रोल करते जा रहे हैं. यानी कि कहने का मतलब है कि अपनी उनकी ख्याति जो मिली हुई है तो वो किस तरह से वो बढ़ी है, इन सब चीज़ों के बारे में वो राइट करवाना चाहते थे. और वो राइट क्या है, एक फेमस तरीके से क्या करवाते थे, करवाना चाहते थे. अब क्या है, हर जितने भी इस तरह के ये मतलब किंग्स हुए हैं, उन्होंने क्या है, मुग़ल एम्पायर के अंदर क्या था, एक अलग तरह से लाइब्रेरी होती थी. मतलब उसमें जिसको क्या है उर्दू लैंग्वेज के अंदर किताब खाना कहा जाता है. मतलब एक किताब खाना होता था जो लाइब्रेरी का रूप है, जिसके अंदर ये जो उनके द्वारा लिखी गई जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो सारी की सारी वहाँ पर क्या है रखी जाती थी. ये रखी नहीं जाती थी, इनको मतलब प्रोटेक्ट भी किया जाता था. जो आने वाली मतलब जो भी अगला उनका सक्सेसर आता वो इनको प्रोटेक्ट करता जो इससे पहले लिखी गई थी. तो इस तरह से क्या है प्रोडक्शन इनका बढ़ा है. तो इसका फर्स्ट पार्ट है लैंग्वेज के बारे में, फ्रॉम तुर्किश टू पर्शियन. तो जितनी भी थी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो ये आपको बताया था कि ये तुर्क से आए थे और इसलिए इनकी जो लैंग्वेज थी वो तुर्की थी. मतलब बाबर है, हुमायूं है, उन्होंने तुर्की लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ किया गया था. इनके टाइम पीरियड में जो मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह कुछ लिखी गई है तो वो ज़्यादातर तुर्किश लैंग्वेज है. जैसे कि बाबरनामा है, हुमायूं के टाइम में लिखवाया गया था. तो बाबरनामा क्या है, तुर्की लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, जो स्टार्टिंग के अंदर लिखा गया है. बाद में इसको क्या है ट्रांसफ़र करवाया गया था फारसी लैंग्वेज के अंदर. तो इस तरह से क्या है तुर्किश लैंग्वेज का क्या किया गया था, यूज ज़्यादा होता था स्टार्टिंग है, क्योंकि इनकी मदर टंग जो थी वो तुर्की थी. अब उस समय जब ये इंडिया के अंदर आए थे तो इंडिया के अंदर तुर्की लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता था. इंडिया के जो कॉमन पीपल होते थे वो हिंदवी लैंग्वेज का यूज़ करते थे. हम हिंदी तो नहीं कर सकते, हिंदवी लैंग्वेज थी जो मिक्स थी, मतलब कि राजस्थानी है, मराठी है, इनके अंदर इस तरह से एक तरह की मिक्स लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था. तो यहाँ पर तुर्किश लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है. लेकिन अगर हम बात करें पर्शियन लैंग्वेज की तो तुर्किश से ये लैंग्वेज किस में चेंज हो जाती है, पर्शियन में. पर्शियन लैंग्वेज चेंज होती है अकबर के टाइम में ज़्यादा, अकबर के, क्योंकि अकबर का जब टाइम पीरियड था तो उनके कोर्ट के अंदर बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स वगैरह उनके द्वारा रखे गए थे, जो मिनिस्टर वगैरह बनाए गए थे, वो काफ़ी सारे ईरान से बिलोंग करते थे. तो उन्होंने क्या है एक ऐसी स्पेशल लैंग्वेज के लिए मतलब अकबर को मनाया कि ये इस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए. तो उन्होंने क्या है प्रेफरेंस देनी स्टार्ट कर दी, किसको, पर्शियन लैंग्वेज को. तो अब पर्शियन एक ऐसी लैंग्वेज बन गई थी जिसको राजा का परिवार यूज करता था, उसके दरबार में रहने वाले धीरे धीरे मिनिस्टर्स वगैरह जो क्लर्क वगैरह या दूसरे हैं वो भी क्या है यूज करना सीख गए थे. तो इस तरह से पर्शियन लैंग्वेज लगातार बढ़ती गई. तो अकबरनामा जो था वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया, यानी अकबर के टाइम जो फेमस हुई थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी. लेकिन जैसे जैसे ये लैंग्वेज बढ़ती गई थी, अब अगर कोई ऑफिशियल है, मान लो कि इंग्लिश का एग्जाम्पल देता हूँ, ब्रिटिशर जब आए थे तो इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कोई नहीं जानता था. तो जैसे जैसे क्या ब्रिटिशर लैंग्वेज का 2 ईयर या 3 ईयर का उनका जो पूरा हुआ सेशन, तो उसके अंदर क्या है लोगों मतलब काफ़ी पीपल्स क्या है इंग्लिश को जानने लगे. तो वही यहाँ हुआ, कॉमन पीपल भी धीरे धीरे पर्शियन लैंग्वेज के बारे में पढ़ने लगे थे, उसको जानने लगे थे. अब हमारे क्या बोली जाती थी इंडिया के अंदर, उसमें हिंदी भी बोली जाती थी. कॉमन लोग साथ में क्या पर्शियन भी जानने लगे. तो क्या हुआ, मिक्स हो गया इन दोनों का, और इन दोनों के मिक्स से एक नई लैंग्वेज निकल करके आई जिसका नाम रखा गया था उर्दू. यानी उर्दू लैंग्वेज हिंदी और पर्शियन का मिक्स मानी जाती है, उनका मिला जुला रूप है.
तो इस तरह से इन एरिया के अंदर क्या है, उर्दू लैंग्वेज ज़्यादा। अब उर्दू लैंग्वेज ये नहीं कि मुग़ल के टाइम में इतने सालों तक अंग्रेज़ रहे हैं, और अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी मैं कहूँ कि 1947 के बाद भी हमारे एरिया, अगर दिल्ली के आसपास के एरिया की बात करें तो यहाँ भी 60-70 तक उर्दू लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ किया जाता था। तो ये उर्दू लैंग्वेज उसके बाद काफ़ी फेमस भी हुई थी। तो ये हिंदवी और पर्शियन लैंग्वेज का मिक्स रूप था। अब यही नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज को एक तरह से डिकोड कर दिया गया हो, मतलब दूसरी राजस्थानी या मराठी, उन लैंग्वेजेस को साथ में प्रमोट किया जा रहा था, वो लैंग्वेजेस भी यूज़ की जा रही थी, मिक्सअप की जा रही थी। जैसे आप क्या है आज के टाइम देखिए इंग्लिश और हिंदी को मिक्स किया जा रहा है, काफ़ी वर्ड इंग्लिश के क्या हिंदी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो वही उसी टाइम हुआ था। इस तरह से क्या है, पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज मिक्स होकर के क्या निकली थी, उर्दू निकली थी। तो इस एग्जाम्पल दिया गया बाबरनामा है, जैसे स्टार्टिंग के अंदर क्या थी, तुर्की थी, बाबरनामा लिखा गया, उसके बाद अकबरनामा वगैरह पर्शियन लैंग्वेज के अंदर है, या इसके बाद जो लिखे गए जैसे कि आलमगीर नामा है जो औरंगजेब के बारे में बताता है, शाहजहाँ नामा है वो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर है। तो ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। इसके अलावा पर्शियन लैंग्वेज को इन्होंने क्या है, जो बाबरनामा है इसको पर्शियन लैंग्वेज के अंदर भी क्या है डिनोट करवाया, चेंज करवा दिया गया था, उसका अनुवाद करवाया गया था। यही नहीं, रामायण है, महाभारत है, जो उस समय हमारे इंडियंस लिटरेचर कहे जाते हैं, बहुत बड़े से साहित्य के बारे में बताते हैं, हमारी होली बुक्स में भी आते हैं। तो इनको भी क्या है पर्शियन लैंग्वेज के अंदर क्या है बदलवा दिया गया, उसका पर्शियन लैंग्वेज के अंदर अनुवाद ट्रांसफ़र करवा दिया गया उनको। तो महाभारत है, मतलब उसको ट्रांसफ़र करवा के रखा गया रजमन्ना, तो ये नाम उनका रख दिया गया महाभारत का। रजमन्ना का मतलब होता है युद्धों की बुक, यानी लड़ाई की जो बुक होती है उसको, महाभारत को। तो इस तरह से क्या है, जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड बुक थी उनको भी क्या है पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफ़र करवाया गया, ताकि लोग क्या पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ सकें। तो इस तरह से पर्शियन लैंग्वेज तुर्की से पर्शियन लैंग्वेज, और वहाँ से क्या है उर्दू लैंग्वेज में कैसे ट्रांसफ़र हुई। अब इसी का सेकेंड पार्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी उनकी पांडुलिपियाँ, जो मैन्यूस्क्रिप्ट उसको बोलते हैं जो हैंड रिटन होती है, हाथ से लिखी जाती है कम्प्लीटली, मतलब प्रिंटिंग वगैरह जिसके अंदर नहीं होता वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। तो जो पांडुलिपियाँ थी उनकी रचना कैसी हुई, यानी वो स्क्रिप्ट कैसी थी। तो मनुस्क्रिप्ट क्या थी, हैंड रिटन थी ज़्यादातर। तो तकरीबन क्या है, ये नहीं है कि वहाँ पर किसी ने सिर्फ मनुस्क्रिप्ट लिख दी हो, मतलब बुक्स को अच्छे से तैयार किया जाता था, उसको जिल्द करवाया जाता था, उसके पेजेस वगैरह में साइनिंग दी जाती थी, उसके अंदर पिक्चर भी डिनोट करवाए जाते हैं, पिक्चर का आगे टॉपिक भी आया था, द प्रिंटिंग इमेज लगाई जाती थी। तो इन सब चीज़ों के कारण उनको क्या है काफ़ी, मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरह से वो बुक लोगों के लिए आकर्षण बन जाती थी, मतलब उसको आने वाली जनरेशन देखें। मुग़ल भी ये चाहते थे कि जो उनके अगेंस्ट है वो इनको पढ़ें, ताकि उनको पता लगे कि हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कैसे सेटअप किया है, और वो हमारे अगेंस्ट ना रहें, और वो क्या है हमारे यानी मुग़ल डायनेस्टी के अंदर मिल जाएं या उसके नीचे आ जाएं। तो इस तरह से क्या है मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या है फॉर्मेट किया जाता था। वहाँ लाइब्रेरी होती थी, किताबनामा, वो मैंने बताया, लाइब्रेरी में के अंदर जो बुक वगैरह रखी जाती थी तो उसको किताबनामा बोलते थे, उसके अंदर सारी चीज़ें। अब इसके अंदर अलग अलग सेलियोग्राफी का यूज किया जाता था, लेकिन अकबर के टाइम में एक सेलियोग्राफी जो काफ़ी फेमस हुई थी वो थी नस्तलिक। ये 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है, नस्तलिक, इसको भी क्या है अकबर ने फेमस किया था। इससे पहले जो दूसरी सेलियोग्राफी थी उनका सिंपल सेलियोग्राफी का यूज होता था, तो अकबरनामा जो लिखा गया वो नस्तलिक सेलियोग्राफी के अंदर ही लिखा गया। इसके अंदर क्या है कलम होती है, मान लो 5 से 10 मिलीमीटर की क्या है एक ये कलम, इस तरह की कलम होती थी, इस तरह की बनी हुई, किसी सरकंडे की एक तरह की लकड़ी होती है, तो इसकी बनी होती है, इसको बीच में से काट दिया जाता था, जिससे क्या है मतलब मोटाई के अंदर मतलब इस तरह के अक्सर दिखाई देंगे कि आपको जिस तरह इतनी मोटाई डबलिंग होगी, मतलब उसके बॉर्डर्स होंगे वो डार्क होंगे और बीच में थोड़ा सा लाइट होगा। आपकी बुक में इसका एक एग्जाम्पल भी दिखा रखा है जो लिखा गया उस टाइम पीरियड के अंदर। अकबरनामा का एक पेज की फ़ोटो दिखाई गई है जिसके अंदर बताया गया कि मैन्यूस्क्रिप्ट कैसी थी। तो इस तरह से क्या है ये मैन्यूस्क्रिप्ट थी, और ये नस्तलिक काफ़ी फेमस थी, ये अकबर को काफ़ी पसंद भी थी, और उन्होंने अपनी जो बुक लिखवाई है अकबरनामा जो लिखवाया गया इसी सेलियोग्राफी के अंदर लिखवाया गया है। तो इस तरह से सेलियोग्राफी का भी ध्यान रखा जाता था, ये नहीं कि बुक लिखने वाला ही। अब रफली पहले क्या है बुक लिखवाई जाती थी, उसके बाद क्या है उसमें पिक्चर वगैरह, उसको साइनिंग वगैरह, उसको सुलेखन का काम यानी राइटिंग का जो काम है स्पेशलिस्ट को दिया जाता था, जो क्या करते थे जो इस तरह की सेलियोग्राफी के बारे में जानते थे। तो ये क्या है इसका दूसरा पार्ट है। अगला टॉपिक आपका द प्रिंटिंग इमेज, यानी कि जो प्रिंटिंग की जाती थी, जो चित्र बनाए जाते थे वो कैसे होते थे।
तो जो प्रिंटिंग इमेज थी वो स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा फेमस क्या है, वहाँ पर नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुग़ल डायनेस्टी से पहले अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, मुसलमान की अगर हम बात करें, तो मुग़ल की नहीं, मुसलमान की, मुग़ल तो एक डायनेस्टी उसका एक पार्ट है। मुसलमान की अगर बात करें तो वहाँ के जो उल्मा थे, आपने पहले 11th में पढ़ा होगा, उल्मा वहाँ होते हैं जो मतलब उनके सरिया लो वगैरह को बनाने का काम करते हैं, या उनको रूल रेगुलेशन जो मस्जिद वगैरह में सबसे बड़ा होता था, पद वगैरह होता था। तो उल्मा जो वहाँ थे वो कहते हैं कि पैगम्बर मोहम्मद ने क्या किया है, मना किया है, सरिया लो के अकॉर्डिंग क्या है, मना किया है कि कोई भी पिक्चर क्या है नहीं बना सकता। तो इसलिए क्या है, जो उल्मा थे वो क्या थे, हमेशा क्या थे, इनके अगेंस्ट थे कि पिक्चर नहीं बनाई जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या है, अकबर वगैरह के टाइम में जब पिक्चर्स काफ़ी फेमस हो जाती है तब भी वो इसके अगेंस्ट मानते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पैगम्बर मोहम्मद ने कहा है कि कोई भी लिविंग थिंग्स है, कोई भी सजीव प्राणी है, उसको जो क्रिएट करने का काम है वो सिर्फ गॉड का है, भगवान का है। तो इसलिए जो ह्यूमन बींग है उनको इस तरह के चित्र नहीं बनाने चाहिए, इस तरह की पिक्चर्स या प्रिंटिंग नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो उल्मा थे उनके अगेंस्ट थे और कभी भी पिक्चर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन फिर भी क्या है, ईरान के अंदर है या इंडिया के अंदर, चाहे वो मुग़ल डायनेस्टी हो या दूसरे हों, उन सभी ने क्या है, पिक्चर्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी। तो ईरान का दे रखा है, जो सफ़ाविद, वहाँ पर सफ़ाविद जो रूलर थे उन्होंने क्या है, बिजाद उनके टाइम में काफ़ी अच्छा एक प्रिंटर मतलब पेंट करने वाला हुआ है, पेंटर हुआ है, जिसने मतलब पेंटिंग का काम काफ़ी अच्छे से किया। उनके द्वारा बनाई गई पिक्चर्स जो है वो काफ़ी फेमस भी हुई है। और अकबर के टाइम में अबुल फजल, जो उनके नवरत्न में से एक था, अबुल फजल थे, उनको मैजिकल आर्ट मतलब एक तरह की जादुई कला थी उनके अंदर पिक्चर बनाने की। मतलब कहते हैं कि वो पिक्चर ऐसे बनाते थे, आजकल 3 डायमेंशन जो पिक्चर बनती है उस तरह की पिक्चर्स वो हाथ से बना देते थे। मतलब मान लो उन्होंने कोई नॉन लिविंग थिंग्स बनाई है कि किसी एनिमल की पिक्चर बनाई है, तो वो ऐसे लग रहा था बिल्कुल लिविंग हो, सजीव हो, बिल्कुल। मतलब इस तरह की पिक्चर्स उनकी काफ़ी फेमस थी। तो अकबरनामा के अंदर जो पिक्चर्स हैं वो इन्हीं के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा दी गई है। अब ये पिक्चर्स लगवाते क्यों थे? तो मान लो कोई स्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उस स्क्रिप्ट के अंदर इस तरह की कोई बात हो जिसको एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है, तो वहाँ पर वो क्या छोड़ देते थे, खाली जगह छोड़ देते थे। तो वहाँ पर उस तरह के पिक्चर लगा दिए जाते थे। इसके अलावा जो मेन राइटर होता था, एक के द्वारा लिखी, मेन जो राइटर होता है जिसका नाम होता था बुक वगैरह लिखने में, वो सेट भी करता था जगह कि यहाँ पर ये पिक्चर्स लगाई जानी चाहिए। तो वहाँ पर पिक्चर लगा देते थे। वो पिक्चर एक्सप्लेन करती थी कि उस टाइम क्या है, मतलब एक हीरोज़ के रूप में वो किंग है वो कैसे आया था या कैसे नहीं आया था। तो इस तरह ये पिक्चर जो है उनकी महानता के बारे में बता रही थी, मतलब वो ग्रेट किंग कैसे बना। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि पिक्चर्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस को, उस बुक की इम्पोर्टेंस को, उसकी एक तरह से अच्छाई को या किंग की मतलब ग्रेटनेस, मतलब इन सब चीज़ों को क्या कर रही थी, बता रही थी। तो इसलिए भी पिक्चर्स क्या है वहाँ पर, या इमेज वहाँ पर क्या थी, लगवाई जाती थी या प्रिंट करवाई जाती थी ताकि वो हो सके। तो इस तरह से एग्जाम्पल आते हैं। हुमायूं नामा है, हुमायूं के टाइम में भी 2 पिक्चर्स वाले ईरान से आए थे जिसका नाम मीर सैयद अली है, क्योंकि हुमायूं जब ईरान भाग करके चले गए थे वापस, उन्होंने 1555 के अंदर अटैक किया था। तो वो अपने साथ 2 पिक्चर्स, यानी 2 पेंटर जो थे, जो पिक्चर वगैरह या इमेज वगैरह जो बनाते थे, उनको लेकर के आए थे, जिनका नाम है मीर सैयद अली और अब्बास सहमद। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मुग़ल डायनेस्टी के अंदर जो इमेज को प्रिंट करने का काम है वो भी काफ़ी फेमस हुआ, और ये मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर क्या है, फेम की जाती थी, इस तरह की चीज़ें। अब ये नहीं है कि ये आप बाबर से लेकर के किस तक, औरंगजेब हमने मेन जो लास्ट पढ़ा था वहाँ तक, सारे के सारे क्या हैं, मैन्युस्क्रिप्ट है, उन्हीं के टाइम पीरियड में लिखी गई, और उन्हीं के कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर रहने वाला कोई राइटर ही क्या है उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को लिखता था। मतलब या तो उनकी फैमिली का मेंबर हो सकता है, या उनका ही कोई मिनिस्टर हो सकता है, या उनके कोर्ट में कोई भी रखा गया। तो इसलिए इसमें कोई एक्सेप्शनल केस भी ऐसा नहीं है कि वो उनके द्वारा नहीं हो, किसी बाहर के किसी थर्ड पर्सन के द्वारा लिखे गए। तो अगर मान लो कि कोई कोर्ट है, कोई राजा है, और राजा का कोई भी नौकर उसके बारे में लिख रहा है या कोई मिनिस्टर लिख रहा है, तो वो ज़्यादातर मैक्सिमम क्या है, उसकी गुडनेस के बारे में लिखेगा, अच्छाइयों के बारे में लिखेगा, उसकी बुराई तो नहीं कर सकता। तो इसलिए इन जितने भी हैं ये बुक्स वगैरह हैं, या उनके बारे में मैक्सिमम जो है उस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशंसा की गई है, उनको एडमायर किया गया है मैक्सिमम बुक्स के बारे में, चाहे वो बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूं नामा कोई भी उठा ले। इनके अलावा कुछ उनकी फैमिली की जो बुक्स लिखी गई थी
जैसे कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। तो उनके अंदर क्या है, कुछ फैमिली रीजन भी बताए गए हैं, जैसे कि राजकुमारों के अंदर आपस में लड़ाइयाँ होती थी गद्दी वगैरह को लेकर के। जैसे कि औरंगजेब का एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने अपने भाई को क्या है जेल में डाल दिया था। तो इस तरह की बातें भी क्या है वहाँ पर डिनोट की गई है। तो कहने का मतलब है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट उन्हीं के द्वारा अपने कोर्ट में रहने वाले किसी राइटर से लिखवाई जाती थी। तो ये आपका टॉपिक था द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल, यानी क्रॉनिकल का प्रोडक्शन कैसे होता था और उनमें प्रिंटिंग इमेज कैसी जो होती थी उनके बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के अलावा एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो उलमा थे उनके अगेंस्ट क्यों थे। ये आपके 3 मार्क्स के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, जो उलमा थे अगेंस्ट क्यों थे। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का एग्जाम्पल देना है या सरिया का एग्जाम्पल देना है कि उसमें ये बातें लिखी गई है कि कोई भी क्या नहीं कर सकता, क्रिएट नहीं कर सकता, इन पिक्चर को नहीं बना सकता है। तो इसलिए ये है। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।